वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे होम साइंस से बनने वाले बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और बता दूं आपको, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आप वीडियो में अंत तक बने रहे, इससे पहले पूरी समरी आपको देना चाहता हूं। इस वीडियो से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। होम साइंस अगर आपका सब्जेक्ट है, यानी गृह विज्ञान जिसको हिंदी में कहते हैं, और 2025 में आप पेपर देने जा रहे हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर देने जा रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी का परीक्षा अगर आपकी लिखित होती है, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय आता है लेखन में, तो आपको क्या पढ़ना पड़ता है? पोषण और मानव विकास के मूल सिद्धांतों के बारे में आपको पढ़ना होता है। किसके बारे में पढ़ना होता है आपको? पोषण और मानव विकास के मूल सिद्धांत के बारे में पढ़ना होता है। फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना होता है। तो इन दोनों चीजों से बनने वाले, यानी कि इस सिलेबस से बनने वाले ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने शामिल किया है जो पिछले 3 वर्षों में कई विश्वविद्यालय में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने की संभावना है। यानी बहुत ही मेहनत करने के बाद में यह लेक्चर आपके समक्ष लेकर के मैं आया हूं। तो जो छात्र छात्राएं हमको इस समय देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मोटिवेशन लेवल हमारा ऐसा ही हाई रहे। और आप लोग इस वीडियो के अंत तक आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यह वीडियो आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी था और कितना इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए बिना समय गंवाए हुए मैं चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं। 2025 बीए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस के लेक्चर में यह लेक्चर सबसे महत्वपूर्ण लेक्चर होगा। चले अगला पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका बेटा। प्रश्न क्या आ चुका है? पहला क्वेश्चन आ चुका है, बाल्य अवस्था में सामाजिक विकास के बारे में बताएं। सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड, यानी बाल्य अवस्था जो होती है, उस बाल्य अवस्था में बेटा, बाल्य अवस्था में किस तरीके से क्या डेवलप, सामाजिक जो एक प्रकार से रीति रिवाज, सामाजिक मूल्य, सामाजिक जो है मूल्यों के बारे में बच्चा कैसे जानता है, कैसे सीखता है, किस तरीके से उसके समाज में उठने बैठने का तौर तरीका सीखता है, किस तरीके समाज में बोलने चालने का, सामाजिक जो एक प्रकार से रूढ़ियाँ हैं, रीतियाँ हैं, परंपराएं हैं, उनको किस तरीके से सीखता है, किस तरीके से समाज के नियमों के अकॉर्डिंग अपने आप का सामंजस्य करता है। तो ये अवस्था बाल्य अवस्था की होती, जिसमें सामाजिकता का भी सामना करना पड़ता। तो ऐसे में सामाजिक जो है बच्चे का होना बहुत जरूरी हो जाता है। प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है आपको देखें। सामाजिकता के विकास के फलस्वरूप झगड़ालू प्रवृत्ति कम दिखलाई पड़ती है। और बेसिकली बाल्यावस्था में बच्चे खूब झगड़ा करते हैं, दबा के लड़ाई करते हैं। बाल्यावस्था से थोड़ा ऊपर जाएं, किशोरावस्था में स्कूले से बहिरे मिल ली हो, देख ले तुम्हारे अंदर कितना पावर है। क्लास में कुछ हुआ, मास्टर और गुरुजी अगर कुछ डांट बोल दीन, गेटे बहरे मिल ले हो गुरुदेव, देख ले तुह का, मतलब गुरु जी से भी लड़ जाते हैं बच्चे। गुरु जी की बात ही छोड़ो, अपने माता पिता से ही बच्चे किशोर अवस्था में 12 साल से लेकर के जो 18 साल की अवस्था होती है, ये बहुत ही संघर्षों की अवस्था होती है। बालक के दिमाग में इसी समय प्यार वार करने की फीलिंग्स जगती है। इसी समय लड़के लड़कियों में तमाम प्रकार के शारीरिक डिफरेंस दिखने प्रारंभ हो जाते हैं, और ऐसे तमाम प्रकार की गतिविधियां शरीर में होने लगती हैं, और तमाम प्रकार के जो है परिवर्तन आपके वैल्यू में, आपके मूल्यों में, आपके विचारों में, आपके उठने बैठने के तौर तरीकों में, आपसे बात करने के लहजे में तमाम प्रकार के परिवर्तन। आपका ईगो जो होता है एकदम से चरम पर होता है। कोई आपको रे बेटे कुछ भी बोल दे, तुरंत आप उसको मारने पर उतारू हो जाते हैं। यह अवस्था किशोर अवस्था में होती है। लेकिन ठीक उससे पहले उसकी पृष्ठभूमि, उसका आधार तैयार करती है बेटा बाल्य अवस्था। क्या तैयार करती है? बाल्य अवस्था किशोर अवस्था की पृष्ठभूमि तैयार करती है। यानी बाल्य अवस्था में जो सामाजिक प्रवृत्ति, जो मानसिक प्रवृत्ति होती है, थोड़ी बहुत आपकी डेवलप होना शुरू हो जाती है कि आपका विचार कैसा होगा, आपको कैसा माहौल मिला है, वातावरण आपका कैसा है, आपके बप्पा कैसे हैं, आपकी अम्मा कैसी हैं, आपके आरी पड़ोस में जो रह रहे हैं वो कैसे हैं, इन सभी का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर साफ साफ नजर आता है बेटा। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो जब आपके अंदर सोशलिटी यानी सामाजिकता आ जाती है, तो आप झगड़ा लड़ाई थोड़ी कम करते हैं, यानी ऐसी प्रवृत्ति कम दिखती है। ठीक है, वरन इस अवस्था में बच्चा खेलना, खाने पीने, खेलने की वस्तु आदि हेतु परस्पर झगड़ा करता है। बाल्यावस्था में जैसे 6 साल की अवस्था, 7 साल की, 8 साल की, 9 साल की, 10 साल की अवस्था में बच्चा क्या करता है? जैसे 2 बच्चे हैं, एक का खिलौना किसी दूसरे बच्चे को खिलौना दे दो तो मारपीट करने लगते हैं, ऐसी अवस्था होती है। ठीक है, ये
झगड़ा होता है। कभी कभी बौद्धिक खेलों के दौरान भी झगड़ा होता है, यानी कि ऐसे कोई बौद्धिक खेल है, कोई इंटेलिजेंस वाला खेल है, अंताक्षरी खिलवा रहे हैं टीचर या कुछ भी हो रहा, तो ऐसे में भी बच्चे झगड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इस अवस्था में बालक जो होता है अपने मित्रों के समान वयस्कों के साथ भी मित्रवत व्यवहार करने लगता है, यानी कि अपनी अवस्था के साथ जो बालक है उनसे तो मित्रता करने का प्रयास करता है, लेकिन जो वयस्क व्यक्ति होते हैं, बड़े होते हैं, उनसे भी मित्रवत व्यवहार करने का प्रयास करता है। बालक घर पर माता पिता, विद्यालय में शिक्षक और पास पड़ोस के व्यक्तियों के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार प्रारंभ कर देता है बाल्यावस्था के दौरान। तो ये उसकी सामाजिक एक प्रकार से डेवलपमेंट का एक चरण हो सकता है कि घर में माता पिता को अपना दोस्त माने, विद्यालय में शिक्षक को दोस्त की भांति ट्रीट करे, और शिक्षक भी बच्चों को एकदम से एज अ फ्रेंड जब एक प्रकार से वो पढ़ाने लगता है। कल एक बच्चा मेरे पास एसएमएस किया, 2-3 लड़के लड़कियां, तो वो बोले कि सर जी आपसे बात करके ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप मेरे गुरुजी हो, लगता है कि आप मेरे एक प्रकार से एक मेंटर के तौर पर काम कर रहे हैं और आप हमको एक गाइडेंस दे रहे हैं। तो मैं भी एक स्टूडेंट हूं, तो स्टूडेंट की फीलिंग को मैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझता हूं। आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या, दिमाग में क्या प्रश्न चल रहा होगा, ये सारे प्रश्न हमारे दिमाग में पहले से ऑलरेडी मौजूद होते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर के साथ मैं क्लास में प्रेजेंट होता हूं बेटा। ठीक है, यह बात ध्यान रखेंगे। तो एक टीचर को एक जो है दोस्त की भांति बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, मित्रता का यह भाव समानता, सहयोग, प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, प्रलोभन, रुचियों में एक रूपता के रूप में दिखाई देता है, यानी कि आप देखेंगे समानता का भाव दिखेगा। ठीक है, सहयोग लगेगा, इसमें आप देखते हैं बहुत कम मात्रा में जो है संघर्ष आपको दिखाई पड़ता है। झगड़ा लड़ाई की प्रवृत्ति तब पनपती है बेटा जब एक प्रकार से आपका माहौल वैसा होता है। अगर आपके माहौल वैसे नहीं तो आपके अंदर ऐसे जो डेवलपमेंट होते हैं, खास करके जो झगड़ा लड़ाई वाली प्रवृत्तियां होती हैं वो नहीं होती हैं। तो बाल्यावस्था में सामाजिक विकास कुछ इस तरीके से होता है। आप इतना लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। देखें 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है और आपकी परीक्षा में 2025 में पूछा जाने वाला है। देखिए प्रश्न आपका है, किशोर अवस्था से आप क्या समझती हैं। देखिए ज़्यादातर महिलाएं या बच्चियां ही, यानी कि जो लड़कियां हैं वही होम साइंस पढ़ती हैं। इस वजह से क्वेश्चंस जो बनता है वो ऐसे बनाना पड़ता है कि भाई आप क्या समझती हैं। हमेशा समझते हैं क्या, आप क्या समझते हैं, हमेशा पुल्लिंग शब्द का का प्रयोग थोड़ी ना होगा। हमारी बच्चियां पढ़ती हैं, हमारे बहनें पढ़ती हैं, हमारी जो है एक प्रकार से जो भी आप समझ सकें तो वो पढ़ती हैं। तो ऐसे में आप क्या समझती हैं, प्रश्न आपसे प्रश्न पत्र में कुछ ऐसा पूछा जाता है। तो देखिए उत्तर इसका लिखना है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था एडोलसेंस कहा जाता है अंग्रेजी में इसको। 12 से लेकर के 18 साल की यह अवस्था किसी व्यक्ति की आधारशिला का काम करती है। इसी अवस्था में तमाम प्रकार के विचार आते हैं, डिसाइड हो जाता है कि बच्चा किस दिशा में जाने वाला है। किशोर अवस्था वह अवस्था है जो बालक की परिपक्वता की ओर ले जाती है उसको। इसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और इमोशनल डेवलपमेंट यानी संवेगात्मक विकास या परिपक्वता जो होती है बच्चे में दिखनी शुरू हो जाती है। किशोरावस्था के अंत तक जो है बच्चे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास इनके अंतर्गत लगभग परिपक्वता यानी कि एक ज़बरदस्त तरीके से इन सभी चीज़ों का विकास हो जाता है। चाहे वो मेंटल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे फिजिकल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे सोशल डेवलपमेंट की बात हो या फिर इमोशनल डेवलपमेंट की बात हो। ठीक है, यहाँ पर वो प्यार वार जो होता है कि भाई तेरे प्यार में मैं मर जावा, तेरे नाम ये दिल कर जावा, हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना। तो ये सब गाने की जो एक प्रकार से धुन होती है सपने में आने लगती है। तो ये अवस्था होती है किशोर अवस्था के दौरान। स्कूल में बच्चा जाता है, पढ़ता है तो वो एक प्रकार से देखता है कि उसकी जो बिसिम लंगी प्राणी है, यानी जैसे मान लेते हैं कोई लड़का है तो लड़की को देखेगा, लड़कियां हैं तो लड़कों को देखेंगी। इस तरीके के भाव जो होते हैं इस अवस्था में स्वाभाविक सी बात है आने शुरू हो जाते हैं। तमाम प्रकार के शारीरिक डिफरेंस आपको किशोर अवस्था में देखने को मिल जाते हैं। लड़के और लड़कियों में स्पष्ट रूप से बाहरी तौर पर देख करके आप विभेद कर सकते हैं कि हाँ ये फलाने लड़की है और ये लड़का है, यानी साफ नजर आता है। पुरुषों के दाढ़ी मोछें उगने लगती हैं और तब आवाज़ मोटी होने लगती है। स्त्रियों की आवाज़ बढ़िया कोयल जैसी मधुर होने लगती है। ठीक है, सुरीली आवाज़ होती है, बाल उनके थोड़ा ज़्यादा गति से बढ़ते हैं। शारीरिक जो एक प्रकार से यौवन या उभार होता है थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ने लगता है लड़कियों में। तो इस तरीके से एक प्रकार से शारीरिक परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। किशोर अवस्था को 2 खंडों में हम बांटेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पहली है आरंभिक किशोरावस्था और दूसरी है उत्तर किशोरावस्था। उत्तर माने होता है बाद की, ठीक है, आरंभिक माने शुरुआत की। तो यह किशोरावस्था आरंभिक 13 साल से लेकर के या 12 साल से लेकर के 16 साल के बीच की मानी जाती है।
यह अवस्था काफ़ी उतार चढ़ाव की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा अपने आप को अस्थिर तथा असुरक्षित अनुभव करता है। वह एक प्रकार से, चूंकि माता पिता इस दौरान बच्चे को डांटते हैं कि ये करना है, वो करना है, और बच्चा अपने मन का करना चाहता है, ठीक है। ऐसे में वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। वो इस दुनिया की चकाचौंध भरी दुनिया में नया नया एक प्रकार से चूंकि वो आता है और वो तमाम प्रकार की चीज़ों को नया नया उस दौरान देखता है। ऐसे में वो समझ नहीं पाता हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कभी कभी जो चीज़ें उसको एक गुरु या एक माता पिता बता रहे होते कि बेटा ये आपके लिए सही है, तो उस बच्चे को लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है और जो टीचरवा बता रहा है या जो अम्मा पापा हमारे बता रहे हैं ये गलत बता रहे हैं। तो ऐसे में हम अम्मा पापा से अपने भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं, अपने स्कूल में टीचर से लड़ जाते हैं, ठीक है। आजकल के कुछ लड़कियों की प्रवृत्ति मैंने देखी है कि टीचर में गांव वगैरह की कुछ लड़कियां होती हैं, वो टीचर से भी लड़ जाती हैं जाकर के। शहरों में भी लड़कियां तो वार्तालाप करती हैं, लेकिन गांव वगैरह में जो जैसे इंटर कॉलेज में भी आप मैंने देखा कई टीचर्स से एक प्रकार से लड़कियां डायरेक्टली लड़ जाती हैं। चूँकि इंटर की जो लड़कियां होती हैं या क्लास 10 की लड़कियां या 10, 11, 12 की, ये थोड़ी एक प्रकार से चूँकि अवस्था इनकी थोड़ी हो जाती, थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। ऐसे में एक टीचर उन पर हाथ भी नहीं उठाना चाहता है, तो उनको भय नहीं रहता है। जबकि बच्चों को ये डर बना रहता है कि गुरुजी से अगर हम टेढ़ बोलेंगे या कुछ भी बोलेंगे उल्टा सीधा तो गुरुजी बेते डंडा मंगाई हैं और सर जो है काट बहाई दे हैं। लेकिन ये प्रवृत्तियां जो होती हैं धीरे धीरे आपको कुछ लड़कियों में ऐसी देखी गई हैं। हालांकि उत्तर किशोरावस्था जो होती है 16 साल से लेकर के 18 साल की अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर बालक के व्यवहार, मान्यताओं तथा दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है। इस अवस्था में बालक जो होता है अपनी शिक्षा तथा करियर के प्रति सजग हो जाते हैं। किशोर अवस्था संतुष्ट और खुश अवस्था भी होती है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। कुल मिलाकर के उत्तर किशोर अवस्था में बच्चा जो है सामंजस्य करना सीख जाता है, वो उचित अनुचित का ज्ञान भी करना सीख जाता है। 18 साल तक पहुँचते पहुँचते बच्चा अपना करियर भी डिसाइड कर लेता है कि हमको किस दिशा में जाना है, हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, यह बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न आ चुका है बेटा, प्रश्न शारीरिक विकास की विशेषताएं बताएं। फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या विशेषताएं बताएं। देखिए 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। सभी विकासों में सबसे महत्वपूर्ण विकास होता है शारीरिक विकास। फिजिकल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आपके तमाम प्रकार के, चाहे मेंटली चीज़ों की बात की, संज्ञानात्मक चीज़ों की बात की, सब तभी काम करेंगे जब आपका शरीर ठीक ठाक होगा, ठीक है। अतः यह सभी विकासों के लिए आधार का काम करता है शरीर, यानी अगर शारीरिक विकास नहीं तो सारे विकास बेमतलब के फेल हो जाते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है तथा स्वस्थ मन से ही स्वस्थ संवेग यानी कि जो है एक अच्छा खासा इमोशन डेवलप होता है, स्वस्थ मानसिकता का जन्म होता है। शिशु का शारीरिक विकास बालकों के व्यवहार और समायोजन को भी प्रभावित करता है। अगर स्वस्थ व्यक्ति रहता है तो वो जल्दी हर एक चीज़ों को जान पाता है, सीख पाता है, समझ पाता है। शारीरिक विकास की कई सारी विशेषताएं आती हैं हमारे समक्ष। विशेषताओं को हेडिंग डाल करके कुछ इस तरीके की विशेषताएं आप लिख सकते हैं। जैसे बेटा पहली विशेषता है शारीरिक विकास की गति विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग होती है। यानी शारीरिक विकास की गति जो होती है, जैसे बाल्यावस्था में अलग गति से, किशोर अवस्था में अलग गति से, शैशवावस्था में अलग गति, ठीक है, प्रौढ़ावस्था में अलग गति से शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास कभी ज़्यादा, कभी तीव्र, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी धीरे, कभी तेज हो सकता है, ठीक है। शारीरिक विकास को लैंगिक भिन्नता भी प्रभावित करती है। यानी लैंगिक भिन्नता मतलब कि इससे महिला का विकास अलग तरीके से होता है, लड़की का विकास अलग तरीके से और लड़के का विकास अलग तरीके से, क्योंकि दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ऐसी स्थिति में दोनों का विकास अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग तरीके से, अलग अलग गति से होता है, ठीक है, यह बात ध्यान रखेंगे। तीसरी विशेषता शारीरिक विकास की होती है कि शारीरिक अभिवृद्धि यानी शारीरिक ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ एंड फिजिकल डेवलपमेंट में व्यक्तिगत भिन्नताएं भी पाई जाती हैं। अलग अलग व्यक्तियों की भी फिजिकल डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होती है, ठीक है। किसी का जो है लंबा कद होता है तो उसका विकास तीव्र गति से होता है, किसी मोटा है तो नीचे नीचे फैल रहा है, कोई पतला है तो कई प्रकार से विकास। शारीरिक विकास सिरोपुच्छीय तथा समीपो दुरुस्त होता है, अर्थात विकास में सिर या धड़ के समीप के अंगों को प्राथमिकता मिलती है, ठीक है। सबसे पहले सर और इसके आसपास के अंग जो होते हैं इनका बढ़ना स्वाभाविक सी बात होता है, तो इनको बहुत महत्वपूर्ण दिया जाता है। तो इस तरीके से शारीरिक विकास की विशेषताएं हैं, आप इनको लिख देंगे, आपको विधिवत नंबर मिल जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न गृह विज्ञान का अर्थ बताइए, होम साइंस का मीनिंग बताएं, प्रश्न पूछा गया था।
देखिए अति लघु उत्तरीय का क्वेश्चन से आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत ही बारीकी के साथ लिखना है। गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना है, कौन कौन से? पहला शब्द है गृह यानी घर, दूसरा शब्द है विज्ञान यानी कि ऐसा सुसंगठित सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान, यानी गृह के जो तमाम प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं उन्हीं का एक प्रकार से, या घर में प्रयोग करने वाली चीज़ें या घर बनाने के लिए चीज़ें, तो उनका एक प्रकार से व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, एक सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध, ठीक है, सुसंगठित सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, और गृह का ऐसा अध्ययन ही गृह विज्ञान कहलाता है। तो गृह का अर्थ होता है घर जिसमें परिवार निवास करता है, विज्ञान का अर्थ होता है सैद्धांतिक अध्ययन, अतः गृह विज्ञान का अर्थ होता है घर व परिवार से संबंधित सभी पहलुओं का सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक अध्ययन, यही इसका अर्थ होता है। इतना लिख देंगे, आपको अति लघु उत्तरीय में नंबर मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है गृह विज्ञान की परिभाषा दीजिए, ठीक है। तो परिभाषा क्या लिखेंगे भाई गृह विज्ञान की? अर्थ तो आपने बता दिया, अर्थ मतलब शाब्दिक अर्थ हमने बता दिया। देखिए लेडी इरविन कॉलेज के गृह विज्ञान संस्थान ने गृह विज्ञान की एक व्यवस्थित परिभाषा इन शब्दों में प्रतिपादित की है। कौन से शब्दों में? लेडी इरविन कॉलेज में गृह विज्ञान संस्थान ने गृह विज्ञान की परिभाषा दी है। कहा कि गृह विज्ञान वह व्यवहारिक विज्ञान है, यानी कि ये एक व्यवहारिक विज्ञान है जो अपने अध्ययनकर्ताओं को सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने, सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं को हल करने, यानी कोई सोशल इशू है या कोई एक प्रकार से इकोनॉमिकल इशू है, तो सोशल और इकोनॉमिकल इशू को सॉल्व करने और सुखमय जीवन यापन करने की जो सिचुएशन होती है उसका ज्ञान करवाता है कि किसी व्यक्ति का जीवन कैसे अच्छा हो, इसके बारे में जानकारी हमको गृह विज्ञान देता है। सिंपल सी परिभाषा आप लिख सकते हैं, गृह विज्ञान वह व्यवहारिक विज्ञान है जो अपने अध्ययनकर्ताओं को सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने, सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं को हल करने और सुखमय जीवन व्यतीत करने की दशाओं का ज्ञान या बोध कराता है, ठीक है। ये हो गया आपका गृह विज्ञान की परिभाषा। नेचर ऑफ होम साइंस क्या है? तो परिभाषा हो गई आपकी। अब इसमें और आप बना करके एक आध परिभाषा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब नेचर क्या होता है गृह विज्ञान का, नहीं प्रकृति क्या है गृह विज्ञान की? देखिए गृह विज्ञान एक व्यापक विषय है, बड़ा विषय, इसमें कई पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें एक तरफ बायोलॉजी के कई फैक्टर्स का अध्ययन करते हैं, दूसरी तरफ वस्त्र विज्ञान, परिसज्जा विज्ञान, सब का अध्ययन करते हैं। ऐसे में गृह विज्ञान एक कला भी है और एक विज्ञान भी है, ठीक है, जिसका एक पक्ष वैज्ञानिक है तथा दूसरा पक्ष इसका कलात्मक है, यानी कि एक आर्ट भी है इसका एक पक्ष और एक पक्ष इसका वैज्ञानिक भी है, साइंस भी है। अतः गृह विज्ञान ना तो शुद्ध विज्ञान है और ना ही शुद्ध कला है। गृह विज्ञान की वास्तविक प्रकृति को स्पष्ट करते हुए हम कह सकते हैं कि गृह विज्ञान कला और विज्ञान दोनों है, या कला और विज्ञान का समन्वय है गृह विज्ञान, ऐसा हम मान सकते हैं। एक तरफ जब हम बायोलॉजी का अध्ययन करते हैं, इसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया का अध्ययन करते हैं, हम कोशिका विज्ञान के बारे में, रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, या हम ये अध्ययन करते हैं पोषण के बारे में अध्ययन करते हैं, तो वो सब विज्ञान के अंतर्गत आता है। लेकिन वहीं एक तरफ जब हम वस्त्र विज्ञान में चले जाते हैं, परिधान में आते हैं, घर कैसे बनाना चाहिए या एक प्रकार से खाना कैसे बनाना चाहिए, तो वो आर्ट का पक्ष हो जाता है। तो ऐसे में गृह विज्ञान में बेटा आर्ट और विज्ञान दोनों मिला हुआ है, यानी ये एक शुद्ध विज्ञान भी नहीं है ना तो शुद्ध कला है, ये विज्ञान और कला का बीच का एक पार्ट है, ठीक है। चले अगला प्रश्न, गृह विज्ञान का विषय क्षेत्र बताइए, नहीं स्कोप ऑफ होम साइंस, यही सब क्वेश्चंस आपके आते हैं। 2024 मतलब 2023 में प्रश्न आया हुआ है, गृह विज्ञान का क्षेत्र बताइए। देखें गृह विज्ञान शिक्षा की वह विद्या है जिसके अंतर्गत पाक शास्त्र मतलब भोजन बनाने की जो विधियां होती हैं, भोजन पकाने की तमाम विधियां, उनका अध्ययन, पोषण का जिसमें आप पोषण में जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण और जल, इनका तालमेल किसी भोजन में कैसे होना चाहिए, संतुलित आहार कैसे देना चाहिए, आहार आयोजन, आहार नियोजन का क्या प्रभाव पड़ता है गृह व्यवस्था पर, ये सब हम पढ़ते हैं। इसके अलावा गृह अर्थशास्त्र यानी घर का विज्ञान, जिसमें घर में किस तरीके से महिला को क्या क्या काम करना चाहिए, उपभोक्ता विज्ञान, किस तरीके को इसको पसंद है, क्या चीज़ें उसके अकॉर्डिंग खाना बनाना चाहिए, बच्चों की देखभाल करना, वस्त्र और परिधान विज्ञान कि वस्त्र लिनन का कौन सा है, सूती वस्त्र कौन सा है, कौन सा ठंडी में पहना जाता है, किस वस्त्रों की धुलाई कैसे करनी, बुनाई, कताई, रंगाई, छपाई कैसे होती है, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। इसके अलावा बेटा गृह निर्माण यानी घर कैसे बनाना चाहिए, बरामदे के आकार कैसा होना चाहिए, उसका आमुख यानी उसका मुखड़ा किस तरफ होना चाहिए घर का, घर में प्रकाश और रोशनी आने के लिए या हवा आने के लिए किस तरीके से झरोखे या विंडोज़ का प्रयोग करना चाहिए, घर का मुखड़ा किस तरफ हो जाए ताकि प्रकाश और वायु अच्छे तरीके से घर में प्रवेश कर सके। इन तमाम फैक्टर्स पर, घर किन मिट्टी में बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, सब कुछ जो है, घर में लाइटिंग की व्यवस्था कैसे करनी, ये सब गृह विज्ञान के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। आगे चल करके आप इन चीज़ों को पढ़ने बारे में बेटा अगले, जैसे आप सेकंड में जाएंगे, फोर्थ में जाएंगे, फिर थर्ड में, फिफ्थ में, सिक्स में, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको अध्ययन करना पड़ेगा।
स्वास्थ्य के बारे में, जैसे कि स्वास्थ्य के बारे में आप अध्ययन करेंगे तो ये सभी सम्मिलित किए जाते हैं। यही गृह विज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र है, स्कोप है। गृह विज्ञान का संबंध घर परिवार के सामान्य जीवन के प्रायः सभी पक्षों से होता है। गृह विज्ञान अपने आप में एक व्यापक विषय वस्तु है जो तमाम प्रकार के फैक्टर्स को या तमाम पहलुओं को अपने में समाहित करती है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन आ चुका है। वर्तमान समय में गृह विज्ञान को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? तो वर्तमान समय में गृह विज्ञान को कई नामों से जानते हैं। पहला तो गृह विज्ञान ही कहते हैं, होम साइंस। दूसरा गृह विज्ञान तथा गृह कला भी कहते हैं, यानी होम साइंस एंड हाउस होल्ड आर्ट भी इसको कहते हैं। इसके अलावा घरेलू विज्ञान तथा गृह कला भी इसको कहते हैं, यानी कि इसको डोमेस्टिक साइंस या फिर होम क्राफ्ट भी बोलते हैं होम साइंस को। इन सभी नामों से भी इसको जाना जाता है, तो ये आप लिख सकते हैं, जान सकते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, गृह विज्ञान के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम क्यों पढ़े गृह विज्ञान, इसका क्या उद्देश्य है पढ़ने का? देखिए, गृह विज्ञान के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य जो है, जो मेन एम है, वो ये है सुखी और आदर्श पारिवारिक जीवन व्यतीत करने का उपाय जानना, यानी कि एक शुद्ध, सपाट और आदर्श यानी आइडियल जो लाइफ है, खास करके फैमिली लाइफ, या एक प्रकार से किस तरीके से हम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, उसी को जानने का एक प्रकार से एक विज्ञान, एक साधन होता है गृह विज्ञान। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, गृह विज्ञान के मुख्य तत्वों का उल्लेख कीजिए। देखिए, गृह विज्ञान के मुख्य तत्व 4 होते हैं। पहला है परिवार के सदस्यों का बहुमुखी विकास। दूसरा है नियोजन करना, यानी कि प्लानिंग करना। सबसे पहली बात है गृह विज्ञान में तालमेल रखना, एक संगठन बनाना, उसका प्लान कैसे करना, बजट तैयार करना, सब कुछ। तो ये एक प्रकार से नियोजन करना, आयोजन करना, नियंत्रण करना परिवार के लोगों पर और उनका मूल्यांकन करना। कोई भी सिद्धांत या कोई भी काम किसी को सौंपा गया, वो कहाँ तक सफल हुआ, कहाँ तक नहीं सफल हुआ, या जो योजना हमने बनाई थी, जो प्लान किया था, वो प्लान एक प्रकार से कहाँ तक सफल हुआ, कहाँ तक नहीं सफल हुआ। प्लान में जो एक प्रकार संगठन है, उसमें जो नियंत्रण रखना हुआ, किस तरीके से कंट्रोल करना है चीज़ों को, वो सब एक प्रकार से यहाँ पर डिसाइड होता है। तो गृह विज्ञान के मुख्य तत्वों में ये सब चीज़ें शामिल हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोग इन चीज़ों को जान पा रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर गृह विज्ञान का आपको पीडीएफ प्राप्त करना है या किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ प्राप्त करना है, ठीक है, तो आप प्राप्त कर सकते हैं। एसएमएस करें 91 61 93 60 62 पर आपको एसएमएस करना है बेटा, और आपको तुरंत ग्रुप से ज्वाइन हो जाना है। क्या करेंगे, क्या करने पर आपको ग्रुप ज्वाइन किया जाएगा? सबसे पहली बात है आपको अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज देने हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आपके लिए व्यवस्था कर दी गई है, आपको पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, क्यूआर कोड, इसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट करने होंगे। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए, अब यहाँ पर ये पर एसएमएस करके ये मत बोलना कि मेरे पास पैसे नहीं या नहीं है, केवल 100 रुपये की बात है। 100 रुपये इसीलिए पेमेंट रखी गई ताकि सभी सब्जेक्ट का आपको इसी में मिल जाए। तो इसमें आपके जो मेजर, माइनर, को करिकुलर तीनों सब्जेक्ट हैं, सभी के आपको मिल जाएंगे। तो जिन बच्चों को ज्वाइन होना है वो ज्वाइन हो सकते हैं। इस नंबर पर नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम लिखकर के एसएमएस कर दीजिएगा। और मान लेते हैं आपका एक आध पेपर बचा हुआ है, 2 पेपर बचा हुआ है, फूड न्यूट्रिशन का बचा हुआ है, या एक आध 2 पेपर बचा हुआ है, यानी कि केवल एक आध 2 सब्जेक्ट आपका बचा हुआ है, तो उन बच्चों के लिए व्यवस्था ये कि मान लेते एक आध सब्जेक्ट आपका, अगर 2 सब्जेक्ट बचा है, 1 सब्जेक्ट बचा है, तो आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आपको सेकंड सेमेस्टर का भी ग्रुप बन चुका है, सेकंड सेमेस्टर में आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा इसी के साथ साथ, फर्स्ट सेमेस्टर के साथ साथ, यानी सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर का जो एक आध 2 सब्जेक्ट है वो, ठीक है, आप अगर ज्वाइन करते हैं अभी, तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का मात्र 150 में ही आपको जोड़ दिया जाएगा, यानी कि केवल 150 रुपये आपके लिए फीस रखेगी। बाकी आपके लिए मतलब कि केवल 150 रुपये में आपका पूरा सेकंड सेमेस्टर पढ़ाया जाएगा, यानी जुलाई अगस्त तक, ठीक है। इसके बाद में जो है आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का बचा हुआ है वो भी आपको सेंड कर दिया जाएगा पीडीएफ नोट्स, ठीक है। तो इस तरीके जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। तो सेकंड सेमेस्टर में भी आपको जोड़ दिया जाएगा और फर्स्ट सेमेस्टर में केवल 150 रुपये में। लेकिन अगर केवल आपको फर्स्ट सेमेस्टर का लेना है तो 100 रुपीज़ में आपको मिलेगा। लेकिन सेकंड सेमेस्टर में, केवल सेकंड सेमेस्टर में लेना है तो आपको 100 रुपये सेकंड सेमेस्टर का भी लगेगा। लेकिन अगर आपको फर्स्ट और सेकंड का दोनों लेना है, फर्स्ट सेमेस्टर के एक आध 2 सब्जेक्ट बचे हैं, तब आपके लिए व्यवस्था है कि 150 रुपये आपके लिए लगेंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। तो जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। फटाफट से एसएमएस करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और तुरंत एसएमएस करें, ठीक है। अब ये मेरे पास एसएमएस करके मत कहिएगा कि मैं ये नहीं चलाता, मैं वो नहीं चलाता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बेमतलब का एसएमएस करके यही सब कहते हैं, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा बात ये है कि भाई 100 रुपये आजकल के, आज के युग में सभी के पास है। अब ना तो ये कोई कमेंट कर सकते हो आप कि धंधा बना दिए हो, चूंकि यूट्यूब पर सारी वीडियोस लगभग में अधिकतर मॉडल पेपर मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। और ना ये कह सकते हो कि फीस बहुत ज़्यादा है। लोग 1500 2-2 हज़ार रुपये में ये बीए के कोर्सेज को अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे मतलब लोग पढ़ा रहे हैं। मैंने
देखा, लेकिन मैंने कहा कि केवल 150 या 100 रुपये में मैंने पूरा रखा सेमेस्टर, पूरा सेमेस्टर, कोई एक सब्जेक्ट नहीं, सारे सब्जेक्ट केवल 100 रुपये में दिए जा रहे हैं, PDF नोट्स के साथ सब कुछ। और अब की बार सेकंड सेमेस्टर में और अच्छे तरीके से चीज़ों को आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको को करिकुलर भी दिया जा रहा है, सब कुछ आपके लिए व्यवस्था की जा रही है। फिर भी आप लोग जब ऐसा करते कि गुरुजी मेरे पास 100 रुपये नहीं है, मैं फ़ोन कहीं से मांग करके लाया हूँ चलाने के लिए, या जो है हमारे पास जो है मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे पास 100 रुपये नहीं है, मेरे पास खाने के पैसे नहीं, 2 दिन से भूखा हूँ। कई बच्चे तो इतना लिखते हैं मैं 2 दिन से भूखा हूँ गुरुजी, खाना नहीं खाए हूँ। ये कौन सी बात है? जानबूझकर कमेंट करते हैं, मौज लेने के लिए आते हैं, मुझे पता है। लेकिन जो बच्चे हमारे सीरियसली पढ़ना चाहते हैं वो SMS करके पढ़ सकते हैं। 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, किसी दूसरे से भी आप सेंड करवा सकते हो, ठीक है, अगर आप नहीं चलाते फ़ोन पे, गूगल पे, कुछ भी। क्लियर? चले, तो कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। ये जो ध्यान रखिएगा कि ये नहीं वो नहीं, ठीक है। जुड़ना है, अगर PDF प्राप्त करना तो भाई पेमेंट करनी पड़ेगी। बाकी यूट्यूब पर मैं बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूँ, तो फ्री में आप पढ़ सकते हो, बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर है, कोई चार्ज नहीं। यूट्यूब पर आप लेक्चर सब कुछ आपको मिल रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख करके जाओगे तो भी आप पास हो जाओगे, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं, साफ साफ बोल रहा हूँ। तो आप कोर्स नहीं भी लेंगे तो कोई आप पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो सीरियसली या फिर और ज़्यादा नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, आप PDF से पढ़ना चाहते हैं, समय नहीं देना चाहते वीडियो में, उन बच्चों के लिए PDF की व्यवस्था है। और आने वाले समय में सेकंड सेमेस्टर में चैप्टर वाइज क्लासेस होंगी, तो उन सभी की PDF भी बनेगी, तो उसके लिए आप जुड़ सकते हो, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आपको कोई फोर्स नहीं कि आपको कोर्स 100 रुपये दे करके ही पढ़ना है। 100 रुपया दो या ना दो, तब भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाऊंगा, और हमेशा यूट्यूब पर फ्री में क्लास चलती ही रहती है। लेकिन PDF वगैरह प्राप्त करने के लिए, सारे सब्जेक्ट की सभी क्लासेस प्राप्त करने के लिए, तो आपको पेमेंट इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इस बात में कोई गलत बोल रहा हूं तो आप कमेंट करके बताओ गुरुजी आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि मैं बिल्कुल सत्य पर आधारित चीजें बता रहा हूं, और कोई इसमें दो राय नहीं कि 100 रुपये तो सभी के पास होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3000 रुपये का आप स्कूल में कॉलेज में एडमिशन करवा लोगे, 300-400 रुपये की आपको सीरीज खरीदेंगे, उसका पड़ेगा 300-400 रुपये के सभी सब्जेक्ट की। तो अगर 100 रुपये में सारी व्यवस्था मिल रही, तो काहे के लिए भाग रहे हो इतना ज़्यादा, काहे के लिए छटक रहे हो, काहे के लिए इतना ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो, दिमाग मारी कर रहे हो, क्यों? चले, भोजन किसे कहते हैं, अथवा भोजन क्या है? भोजन, फूड जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्या होता है? तो कोई भी पदार्थ जो मुख के द्वारा ग्रहण किया जाए और आपके पेट में पच जाए, वही भोजन होता है। अब वो तरल अवस्था में है या ठोस अवस्था में है, ठीक है, वो एक प्रकार से डिपेंड करता है वो भोजन की अवस्था। तो वे सभी पदार्थ जिन्हें मनुष्य खाने और पाचन क्रिया के द्वारा अवशोषित करके विभिन्न जैविक क्रियाओं को संपादित करने के लिए उपयोग करता है, उसी को भोजन कहते हैं। भोज्य पदार्थ शरीर को ठीक रखते हैं। हवा और पानी की तरह ही भोजन भी हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि भोजन में 6 पोषक तत्व होते हैं बेटा, ठीक है। प्रोटीन, खनिज लवण, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये सब होते हैं। जल, इन सभी की वजह से हमारा शरीर जो होता है चलता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, वसा से हमारे शरीर को फैट चिकनाई मिलती है, जिससे हमारी हड्डियाँ मतलब कि ठीक ठाक रहती हैं, और वसा से ऊर्जा भी मिलती है। प्रोटीन से हमारा शरीर बनता है, कैल्शियम वगैरह से, खनिज लवण से हमारी हड्डियाँ वगैरह मजबूत होती है, कैल्शियम फास्फोरस से, ठीक है। आयोडीन से हमारा जो है घेंघा नाम का रोग नहीं होता, मतलब आयोडीन कमी हो जाती है तो घेंघा रोग हो जाता है, अगर कमी नहीं हुई तो घेंघा नहीं होगा, ठीक है। ऐसे तमाम चीज़ें हैं। तो भोजन के कई कार्य हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न है भोजन के कार्य बताएं। देखिए, भोजन के निम्नलिखित 3 काम होते हैं। पहला काम है भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरी बात, शरीर में नए नए तंतुओं का निर्माण। देखिए, प्रोटीन हमारे शरीर में नए नए तंतुओं का निर्माण करता है। भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन होता है, ऊर्जा भी हमको देता है, ठीक है। उनकी टूट फूट की मरम्मत भी प्रोटीन ही करता है, ऊतक और कोशिकाओं की। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को विटामिन और खनिज लवण जो होते हैं वो मजबूत करते हैं। यानी हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता विटामिन और खनिज लवण देते हैं। यह बात आप ध्यान दें। जैसे कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, अगर विटामिन ए आपके शरीर में रहेगी तो आपको एक प्रकार से जो है रतौंधी नहीं होगी। विटामिन बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से आपका रिकेट्स, ये तमाम रोग होते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन से पोषण किसे कहते हैं? पोषण, ठीक है, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? पोषण की अगर बात की जाए तो पोषण एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जीवित प्राणी अपनी क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए, अपने अंगों की वृद्धि के लिए, उसके पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थों को प्राप्त करता है, उनका उपयोग करता है या उपभोग करता है। पोषण मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है, इसके बिना वह जीवित नहीं रह सकता। यानी पोषण के द्वारा ही मनुष्य अपने क्रियाकलापों को सजीव रखता है, मतलब एक प्रकार से क्रियाशील रखता है और चीज़ों को जान पाता है, समझ पाता है। ये बात ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न है, पोषण की परिभाषा दीजिए। पोषण किसे कहते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखें, पोषण की अगर बात करें तो पोषण की वैज्ञानिकों ने कुछ परिभाषाएं दी हैं। पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है जिसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण तथा उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है, वृद्धि करता है तथा शारीरिक टूट फूट की मरम्मत करता है। यानी शरीर के ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है और वसा देती है। ठीक है, शरीर का टूट फूट की मरम्मत कौन करता है? नए तंतुओं का निर्माण कौन करता है? वो करता है कौन? प्रोटीन। क्योंकि मनुष्य शरीर जो होता है अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बना हुआ होता है। तो इकाइयाँ जो होती हैं, मनुष्य की सबसे छोटी, शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, यानी सेल्स। जिसको सेल से बनते हैं, ऊतक, ऊतक से बनते हैं अंगक, अंगक से अंगतंत्र और अंगतंत्र से पूरी की पूरी बॉडी बनती है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो आपको करना क्या है बेटा? आपको करना यही है कि आपको एक प्रकार से करना क्या है, आपको मतलब भोजन में जब भी आप भोजन लें तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण सब का उचित मात्रा में होगा, वही संतुलित आहार कहा जाएगा। तो पोषण बेसिकली यही डिसाइड करता है कि एक प्रकार से सारे के सारे पोषक तत्व किसी भी आहार में उचित मात्रा में उस व्यक्ति के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से, पोषक तत्व किसे कहते हैं? उनके नाम लिखिए। तो भोजन में उपस्थित ऐसे रासायनिक पदार्थ जो शरीर को पोषण प्रदान करते हैं पोषक तत्व कहलाते हैं। पौष्टिक तत्वों के नाम हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं, जैसे कि पहला है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर की टूट फूट की मरम्मत करता है, कोशिकाओं का निर्माण करता है, ऊतकों का निर्माण करता है। हमारे शरीर की जो बॉडी बिल्डिंग क्षमता है वो प्रोटीन बनाता है। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट या कार्बोज, ये हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, फ्यूल की भांति काम करता है। हमारा शरीर जो होता है जो ऊर्जान्वित रहता है, एनर्जी मिलती है, वो ऊर्जा मतलब कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अच्छा, प्रोटीन भी ऊर्जा दे सकता है, यानी 1 ग्राम प्रोटीन आप खाते हैं तो आपको 4 मतलब की कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और कार्बोहाइड्रेट से भी 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। लेकिन प्रोटीन आप ज़्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट खूब अनाजों में, गेहूं में, ब्रेड में, सब में कार्बोहाइड्रेट खूब पाया जाता है। प्रोटीन आपका मांस, मछली, अंडा, ठीक है, सोयाबीन, मूंगफली, इन सब में खूब पाया जाता है। इसके अलावा वसा होती है। वसा भी हमारे शरीर को ऊर्जा देती है और हमारे शरीर को एकदम से जो मोटापा या वगैरह जब देखते हैं वसा के द्वारा ही होता है, चर्बी वगैरह बढ़ती है। तो वसा बेसिकली चर्बी का काम करती है, और साथ ही साथ में जैसे जो तैलीय पदार्थ है वही वसा होती है। ये भी 1 ग्राम अगर वसा आप खाते हैं तो 9 कैलोरी ऊर्जा उससे मिलती है। शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, लेकिन 1 ग्राम वसा में जो है 9 कैलोरी ऊर्जा, और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी 4 कैलोरी ऊर्जा ही मिलती है। ठीक है, विटामिन्स और खनिज लवण एक जैसे होते हैं, ये हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, यह बात ध्यान रखेंगे। यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है उसको मजबूत करते हैं, उसको स्ट्रांग करते हैं। और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जब मजबूत रहती है तो जैसे बुखार आ रहा है, उधर से बुखार आ रहा है, तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इतना पावर है कि बुखार को देख लिया कि उस रास्ते से बुखरवा आ रहा है, बस उठाई सोटा बढ़िया मोट गए और लपटाइस आओ माँ तुम्हें बताई थे, तो उन्हें रपटाक भगाए दीस। यानी कहा मतलब ये है कि बुखार को भगा दिया किसने? आपकी इम्यूनिटी सिस्टम ने। आपकी जो एक प्रकार से स्ट्रांग, आपका अगर आपके अंदर विटामिन और खनिज लवण दबा के आप खा रहे हैं, या आपके अंदर है तमाम ऐसे पोषक तत्व खा रहे हैं जिसमें आपके पाए जा रहे विटामिन, खनिज लवण, तो आपको रोग कम होगा, और रोग कम होगा तो शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। तो रोगों से लड़ने की क्षमता आपको कौन देता है? विटामिन और खनिज लवण देते हैं। और अगला छठवां जो पोषक तत्व है आपका है वो जल। जल सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। जल आपके शरीर में जो तापक्रम होता है वो उसको कंट्रोल करता है, उसको नियंत्रित करता है, स्नेहक के रूप में काम करता है, ऑक्सीजन पहुंचाने के रूप में भी काम करता है। ठीक है, चलें आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न बहुत ही जबरदस्त आ चुका। कुपोषण, कु माने होता है बेकार, ठीक है, पोषण माने होता है पोषण, यानी पोषण की बेकार अवस्था ही कुपोषण कहलाती है। कुपोषण से आप क्या समझती हैं, समझते हैं इसके क्या कारण है, अथवा कुपोषण क्या? 2023 में प्रश्न आया हुआ है। देखिए, जब व्यक्ति को उसकी शारीरिक आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त मात्रा में सभी भोज्य पदार्थ नहीं मिलते हैं, यानी उसको चाहिए कार्बोहाइड्रेट, उसको मिल गया प्रोटीन, या उसको चाहिए प्रोटीन, उसको मिल गया वसा, उसको चाहिए वसा, उसको मिल गई क्या? खनिज लवण। तो इससे दिक्कत ज़्यादा हो जाए, कभी कम हो जाए, यही सब कुपोषण होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, जिसके कारण शरीर की वृद्धि और विकास तथा उसकी क्रियाशीलता पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो इसी को कुपोषण कहते हैं। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। सबसे पहली बात, अपर्याप्त भोजन। अगर भोजन आपको सही से नहीं मिल रहा है तो भी कुपोषण हो जाएगा। अनुपयुक्त भोजन, भोजन आपको ठीक तरीके से नहीं मिल रहा है, ठीक है, भोजन आपके शरीर के अकॉर्डिंग नहीं मिला तो भी कुपोषण कहा जाएगा। अनुचित भोजन अगर आपको मिल रहा है जो आपको नहीं चाहिए, और ज़्यादा मात्रा में भोजन मिल रहा है जो आपको नहीं चाहिए, तो भी कुपोषण का शिकार आप हो सकते हैं। ठीक है, कुपोषण से ज़्यादा बेटर होता है क्या? सुपोषण। सुपोषण मतलब क्या होता है? जब आपके शरीर के अकॉर्डिंग आपको क्या चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको सारे पोषक तत्व भोजन में मिलते हैं, आपकी क्षमता और उसके अकॉर्डिंग, तब वो होता है सुपोषण।
इसी को संतुलित आहार भी कहते हैं। ठीक है, बैलेंस डाइट कहा जाता है अंग्रेजी में संतुलित आहार को। बहुत फेमस प्रश्न 2022-23 में सब में आया। संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व, खास करके पौष्टिक तत्व प्रोटीन आपका हो गया, कार्बोज हो गया, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, ये सब उस अनुपात में उपस्थित होते हैं जितना कि व्यक्ति को अपनी आवश्यकता और स्वास्थ्य रक्षा हेतु प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। यानी जितना उसको जरूरी है, किस दिन कितना जरूरी है, उसके अकॉर्डिंग उसको मिलता है। उसको बीमार हो गया तो उसके लिए उपचारात्मक पोषण हो जाता है, यानी कि उसको कितना कार्बोहाइड्रेट कम करना है, कितना ज़्यादा करना है, वो सब उसका डेली बेस पर सारी चीज़ें होती कि एक वयस्क को एक दिन में कितना प्रोटीन, कितना वसा, कितना खनिज लवण चाहिए, सब कुछ उसमें डिसाइड होता है। यानी वो होता है संतुलित आहार। भोजन की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि वह भोजन जो गुण तथा परिणाम में संतुलित हो, शरीर की वृद्धि, विकास और स्वास्थ्य को ठीक रख के शरीर को मरम्मत, मतलब शरीर की समस्त क्रियाओं को नियंत्रित रखता है, वही संतुलित आहार होता है। तो कुल मिलाकर के संतुलित भोजन है संतुलित आहार। संतुलित वहाँ पर सब छोड़, संतुलित भोजन, संतुलित आहार मतलब वह भोजन जो गुण तथा परिणाम में, यानी इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों संतुलित हो। ठीक है, ना ज़्यादा हो ना कम हो, शरीर की वृद्धि, विकास और स्वास्थ्य को ठीक तरीके से एक प्रकार से रखने वाला हो, शरीर की समस्त क्रियाओं को कंट्रोल करने वाला हो। ठीक है, वही संतुलित आहार होगा जिसमें सभी पोषक तत्व तो मतलब कि संतुलित मात्रा में हो। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न आ चुका, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन, देखिए प्रोटीन जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है। ये अमीनो एसिड से बना होता है। समस्त प्राणी तथा वनस्पतियों की कोशिकाओं के जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। प्रोटीन तथा जल अपघटन पर अमीनो एसिड देते हैं। ठीक है, अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड देते हैं, यह बात ध्यान रखेंगे। जल अपघटन पर यानी जल से क्रिया करवाने पर अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रोटीन बेसिकली हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी मरम्मत करते हैं, ऊतकों की फूट की मरम्मत करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं जिनसे शरीर का निर्माण होता है, उनको कोई खतरा होता है तो हमारे प्रोटीन जो होते हैं उनको मदद करते हैं। प्रोटीन सबसे ज़्यादा आपका सोयाबीन, मूंगफली, इन सभी पाया जाता है। साथ ही साथ में ये प्रोटीन के दो तत्व होते हैं। प्रोटीन दो प्रकार के, एक वानस्पतिक प्रोटीन और एक जांतव प्रोटीन। वानस्पतिक प्रोटीन में जैसे सोयाबीन, मूंगफली, इन सभी से वनस्पतियों से मिलते हैं। जांतव प्रोटीन जंतुओं से मिलते हैं, जैसे कि मांस, मछली, अंडा ये सब खाएंगे तो जांतव प्रोटीन में आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आ चुका है, पूर्ण आहार। पूर्ण तथा अपूर्ण प्रोटीन क्या है? पूर्ण और अपूर्ण, देखिए पूर्ण प्रोटीन वे हैं जिनमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल वो उचित मात्रा में होते हैं। अमीनो अम्ल की संख्या बेसिकली 20 होती है। हमारे शरीर के लिए 9 अमीनो अम्ल जरूरी होते हैं। अपूर्ण प्रोटीन वे होते हैं जिनमें अनिवार्य अमीनो अम्ल या तो बिल्कुल नहीं होते हैं या फिर बहुत कम मात्रा में होते हैं। तो ऐसे एक प्रकार से प्रोटीन अपूर्ण कहे जाते हैं, यानी जिसमें अमीनो अम्ल की संख्या ठीक ठाक मात्रा में होती है वो एक प्रकार से पूर्ण माने जाते हैं, जिनमें नहीं होती है वो अपूर्ण माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका 2022 नंबर को, मतलब 22 में प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न आप देखेंगे भैया, अंकुरीकरण क्या होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। अंकुरीकरण किसे कहते हैं बताइएगा? अंकुर भोजन तैयार करने की विधि है जिसमें कच्चे अनाज या फलियों को स्वादिष्ट रूप में खाने लायक बनाया जा सकता है। अन्न के दानों को बराबर मात्रा में पानी में 24 घंटे भिगो करके, जब तक कि वे सारा पानी सोख करके पूरी तौर पर फूल ना जाएं, अंकुरण किया जाता है। भीगे हुए दानों को गीले मलमल के कपड़े में बांध करके, ढक करके या फैला करके किसी गर्म या और रोशनी वाले स्थान पर रखा जाता है। इस कपड़े को अगले 12 से लेकर के 24 घंटे तक प्रांकुर से उगने तथा मतलब तक नम रखा जाता है। गर्म जलवायु में 1 सेंटीमीटर की लंबाई तक के प्रांकुर उगाए जा सकते हैं। अंकुरित दाने कच्चे नमक और नींबू के साथ या सुगंध वाले पदार्थ में मिला करके हल्के से तल करके या भाप में पका करके खाए जा सकते हैं। जैसे चना आपने देखा होगा, अंकुरीकरण का एक ज़बरदस्त उदाहरण आप सभी लोग करते होंगे। आप रात में चना को भिगो दें, रात में चना को भिगो करके और उसको एक सूती कपड़े में बांध दें और बांध करके उसको 12 या 13 घंटे या 24 घंटे तक आप जो है उसको रख दें सूती कपड़े बांध करके, या वैसे भिगो करके आप रख दें, भिगो कर दें और सुबह उसको खाएं ना। भिगो के पहले उसके बाद में फिर उसको छान करके साफ पानी से धो लें, नहीं तो मतलब बदबू करने लगेगा। उसको साफ पानी से धोने के बाद में उसको सूती वस्त्र में बांध के टांग दें और जैसे ये काम करेंगे कुछ देर के बाद में या 10-12 घंटे के बाद में फिर उसको दिखेंगे तो उसमें उसमें अंकुर निकल आएगा, यानी उसमें सफ़ेद या थोड़ा हरा सफ़ेद टाइप का उसमें से अंकुर निकलेगा, यानी उसको जमने लगेगा। वही अंकुरीकरण की प्रक्रिया होती है। तो ये प्रक्रिया अंकुरीकरण की होती है, यह बात आप ध्यान रखिए। आप समझ गए होंगे क्या होता है अंकुरीकरण। अगला होता है बेटा, अगली प्रक्रिया होती है खमीरीकरण। ये क्या होता है? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया, खमीरीकरण क्या है? देखिए खमीर जो है भोजन में प्राकृतिक रूप से मौजूद सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा उठाया जाता है।
लैक्टोबैसिलियस की मौजूदगी में दूध जमकर दही बन जाता है। यह जीवाणु लैक्टोज अम्ल में बदल देते हैं। एंजाइम की क्रिया और जीवाणुओं के द्वारा खमीर उठाने से स्टार्च की भौतिक और रासायनिक संरचना में परिवर्तन आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के पैदा हो जाने से यह मिश्रण फूल जाता है और हल्का हो जाता है। खमीर उठा भोजन मुलायम होता है, पचने में आसान होता है और रंग रूप में विविधता वाला होता है। यानी खमीरीकरण के द्वारा भोजन को सुपाच्य बनाया जाता है और अच्छे जो है तौर तरीके से बनाया जाता है, जो हमको अच्छा लगता है खाने में, हमको मदद मिलती है पचने में भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। कार्बोहाइड्रेट क्या? बहुत फेमस प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आया। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड। ठीक है, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। आलू, चावल, गेहूं, बाजरा तथा अन्य अनाज कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। इसीलिए जब हम घर में रोटी, सब्जी ये सब खाते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ऊर्जा मिलती है। कार्बन की संख्या के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेकेराइड मतलब कि जिसमें C6H12 O6 होता है। डाइसेकेराइड में इसके 2 अणु हो जाते हैं, यानी कि C12H22 O11 हो जाता है। और अलिगोसेकेराइड तथा पॉलीसेकेराइड जिसको आप कह सकते हैं। तो ये 3 भागों में बेसिकली बांटा जाता है, कहीं कहीं पर 4, कहीं कहीं पर 3 भाग इसके देखे गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड है। डाइसेकेराइड में आपका सुक्रोज वगैरह आता है, जो घर की चीनी वगैरह खाते हैं वो, और मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये सब आते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आप देखेंगे, वसा क्या होती हैं? बताएं। वसा यानी फैट। वसा ट्राइग्लिसराइड होते हैं, जो ग्लिसरॉल के एक अणु या वसीय अम्ल के 2 अणुओं से मिलकर के बनते हैं। वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं, इसीलिए ये भी ऊर्जा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा इनका रासायनिक संगठन अलग तरीके से होता है। वसा कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, यानी 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी ऊर्जा, यानी दुगुना ऊर्जा देता है वसा। लेकिन चूंकि वसा हम शरीर में ज़्यादा लेते नहीं हैं, इस वजह से आप वसा ज़्यादा ले लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हमारे शरीर को मिलता है, इस वजह से शरीर को ज़्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। वसा से कम ऊर्जा मिलती है, लेकिन 1 ग्राम अगर वसा लेंगे तो उससे ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो उससे कम ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे चीज़ों को। वसा का क्या काम है, क्यों हमारे शरीर के लिए जरूरी? सबसे पहली बात, वसा का काम शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करना, पहला काम। दूसरा, मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करना। तीसरा, शरीर में चर्बी क्षतिपूर्ति करना। शरीर के नीचे एकत्रित रह करके शरीर को सुडौल बनाना, अच्छा बनाना, ताकि शरीर अच्छा दिखे। ठीक है, तो ये वसा का काम होता है। ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ते चलेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। मैं तीव्र गति से बढ़ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ। सारी चीज़ आपको समझा रहा हूँ, विधिवत तरीके समझ में आनी चाहिए। एक भी क्वेश्चन छोड़ करके आएंगे फिर ठीक नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं जिस तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, यही सब क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आने वाले। इससे बेहतर आपको कहीं पर कुछ नहीं मिलेगा। तो आप शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आई हैं और तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ जाइएगा। बहुत बेस्ट पढ़ाने का प्रयास मैं करता हूं, आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करता हूं। और आप लोग एक हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बस अपना काम निकाल करके भाग जाते हैं। इसका ये मतलब ये तो नहीं हुआ कि भाई अगर कोई व्यक्ति आपके लिए मेहनत कर रहा है, बीए के क्षेत्र में पढ़ा रहा है, ठीक है, इस दौरान मान लेते सीजन चल रहा है तो थोड़ा बहुत चल जा रहा है वीडियो, थोड़ी बहुत कमाई हो जा रही है। लेकिन जब सीजन नहीं चलता है तो ऐसी दिक्कतों का सामना हम लोगों को करना पड़ता है कि पूरा का पूरा लगभग 4 महीने जो होता है, 6 महीने का सेमेस्टर होता है तो 2 महीने तो चल जाता है चैनल, उसमें थोड़ा बहुत इनकम हो जाती है। लेकिन जब 4 महीने में कुछ इनकम नहीं होती, एकदम से डाउन हो जाता है पूरा, तो उस समय लगता है कि हमारा जो है पढ़ाना लिखाना व्यर्थ है, बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। और गलती हमारी ही है, चूँकि एक ही वीडियो में सब कुछ बता देते हैं। वही बच्चा एक ही वीडियो देखने के लिए आता है परीक्षा के 1 दिन पहले और कमेंट करता है कि लीजेंड आर वाचिंग वीडियो फलाने, अंग्रेजी में लिखता है, मुझे अंग्रेजी भी नहीं आती। लीजेंड आर वाचिंग बिफोर आफ्टर, क्या जो हुई होता है 1 आवर एग्जाम, मतलब एग्जाम से 1 दिन पहले देख रहा हूँ, एग्जाम आज है, मैं वीडियो को सेकंड मोड में करके देख रहा हूँ। इस तरीके से बच्चे कमेंट करते हैं। मैं देखता हूँ तो कभी कभी अच्छा भी लगता है कि चलो एक वीडियो से सब कुछ काम हो गया बच्चों का। कभी कभी बुरा लगता है जब पेमेंट आती है यूट्यूब की, तब, क्योंकि पेमेंट बहुत डाउन चली जाती है। एक वीडियो में अगर बताऊं 10 मिनट की वीडियो पे भी वही पेमेंट मिलता है जो 2 घंटे की वीडियो में मिलता है। 2 घंटे में मेहनत क्यों करूंगा मेहनत? आप लोगों के प्यार के लिए करता हूं
कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है, इंप्रेशन को बढ़ाएंगे, देर तक वीडियो को देखेंगे। आपको चूंकि मैं चाहूँ तो इसी वीडियो को कम से कम 20 वीडियो में कन्वर्ट करके आपको समझा सकता हूँ, ठीक है, और यही वीडियो इकट्ठा दे दिया। तो आप लोग चीज़ों को समझें, चूंकि मैं आपके लिए जब दिन रात मेहनत करता हूं, और अगर मैं चैलेंज कर रहा हूं, फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपने हमारी वीडियो देखी है, सेकंड सेमेस्टर में आप खुद ही आएंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रथम सेमेस्टर में केवल आपको बताना पड़ रहा है बस। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वैसे मत जाइएगा, नहीं बाद में फिर भूल जाएंगे कि भाई चैनल कौन सा था, फिर उसमें ढूंढना पड़ेगा तो बड़ा टाइम आपको लग सकता है। तो ऐसे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, आप हमसे डायरेक्टली जुड़े रहेंगे। विटामिन, और अगर आपको हमको और डायरेक्टली जुड़ना है, व्हाट्सअप से जुड़ना है, हमसे पर्सनली जुड़ जाना है, तो आप व्हाट्सअप पे SMS करें। मैंने आपको बताया ही था भाई, पेमेंट वगैरह करना पड़ेगा, और केवल 100 रुपये पेमेंट में आपको सारे PDF मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव के, लिखित के, सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, तो आप कर सकते हो, ठीक है। चले, विटामिन देखिए, विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी भोजन में उपस्थिति बहुत कम मात्रा में ही होती है, परंतु शारीरिक वृद्धि हेतु बहुत आवश्यक होती है। विटामिन ये शरीर के नियामक की भांति काम करते हैं और शरीर की चयापचय क्रियाओं पर नियंत्रण रखने वाले तत्व होते हैं। ये तत्व भोजन में ना मिले तो विभिन्न हीनता जनित रोग हो जाता है, यानी कि जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन आपके लिए है विटामिन ई की। विटामिन ई की कमी से आपका जो युवा अवस्था होती है वो घटने लगती है, झुर्रियाँ पड़ने लगती है चेहरे पर, तो मेकअप की ज़रूरत आपको कब नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहती हो कि आप को एक प्रकार से मेकअप कम करना पड़े, आप खूबसूरत दिखो, आप बहुत अच्छा दिखो, उसके लिए आपको विटामिन ए की ज़रूरत होती है, विटामिन ई। तो विटामिन ई अगर आप अच्छे तरीके से लेती हैं तो उससे क्या होगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आपका जो चेहरा होगा उस पर चमक रहेगी, सारी चीज़ें रहेंगी। तो विटामिन ई जो होता है ये, इससे क्या होता है, इससे युवा अवस्था बहुत देर तक रहती है, यानी कि प्रजनन क्षमता जो हो रहती है इससे स्ट्रांग रहती है। अगर विटामिन ई की कमी होगी, विटामिन ई, तो उससे आपकी प्रजनन क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। आजकल के जो है बच्चों में खास करके विटामिन ई की कमी पाई जा रही है, ठीक है, क्योंकि वो एक प्रकार से युवा अवस्था में सारी चीज़ें, कॉलेज लाइफ में एक प्रकार से सब कुछ गंवा देते हैं। ऐसे में जब उनकी शादी होती है तो ऐसे में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रश्न अगला है, वसा में घुलनशील विटामिन के नाम लिखिए, अथवा वसा में घुलनशील विटामिन। देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन का एक सूत्र है, विटामिन जैसे वसा में, यानी कि जो जैसे तेल में घुल जाए विटामिन, ऐसी विटामिन। देखिए, तो विटामिन की जरूरत आपकी कौन सी, आप ध्यान रखेंगे, कीड़ा विटामिन जो होता है वसा में घुलनशील है, जल में घुलनशील नहीं। कीड़ा मतलब क्या होता है, एक कीड़ा अगर आप जल में डालोगे तो वो तैरने लगेगा, यानी जल में घुलनशील नहीं है विटामिन। जबकि अगर उसी कीड़े को आप तेल में उठा के फेंक दोगे तो तेल में वो डूब जाएगा। तो कीड़ा आप ध्यान रखेंगे कि KEDA 4 विटामिन वसा में घुलनशील है, बाकी दुनिया के सारे विटामिन आपके जल में घुलनशील है, ठीक है। विटामिन सी तो वैसे क्लियर होगा। विटामिन सी किसमें, नींबू में, आंवले में पाया जाता है। आंवले का रस और नींबू का रस मिला करके गर्मी में तो खूब शरबत पिलाई होंगी आप सभी लोग। ब्याहू आते हैं घर पे मान लेते देखने के लिए, या कोई भी आता है तो गर्मी में दादा कहते हैं कि बिटिया इतनी शरबत बना लाओ। शरबत कैसे बनाती हो, बढ़िया एक जग पानी लिहू, चीनी लिहू जुड़ते एक पौआ बढ़िया से शुगर, और बाद में हम बढ़िया घोटी, और बाद में नेबुआ 2 ठू काट के बढ़िया में रस गार दिहू, बढ़िया से बन गया वो क्या नाम है, शरबत। तो नींबू का रस में कौन सी विटामिन होती है, नींबू के रस में आपकी विटामिन पाई जाती है, विटामिन सी। खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाई जाती है। अगर वही घुल जाता पानी में ना, तो विटामिन सी जल में घुलनशील है। विटामिन ए आमे में पाया जाता है, आम में, गाजर में। तो गाजर को पीस करके रस निकालो, पानी मिला दो, मिल जाएगा। आम का रस बढ़िया पानी में घोल करके, मैंगो से गर्मी में कौन पीता है, चश्मा लगा करके बढ़िया आप ही लोग तो पीती हो। तो वो क्या है, वो क्या होता है, वो आपका विटामिन ए होता है, वो भी जल में घुलनशील। एक मिनट, विटामिन ए आपका जल में घुलनशील कब नहीं होता है, विटामिन ए जल में घुलनशील नहीं तो वसा में घुलनशील होता है, क्योंकि वो अपने आप में विलायक के रूप में जल में, पानी में इसे डाल दो। आम का रस तो इससे अलग टाइप का हो गया, लेकिन विटामिन ए जो वास्तविक होता है वो घुलेगा नहीं जल में, ठीक है, वो वसा में घुलनशील होगा और तेल में घुलेगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, विटामिन सी और विटामिन बी ये वसा में घुलनशील होंगे। विटामिन ए, डी, के और ये 4 विटामिन है वसा में घुलनशील, बाकी सारे विटामिन आपके जल में घुलनशील, इतना याद रखो। अगला प्रश्न, जल में घुलनशील विटामिन क्या है, अथवा जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो इसके अंतर्गत विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी B1, B2, B3, B6, B12 ये सब विटामिन आपके आते हैं उसमें, ठीक है। विटामिन सी भी एक प्रकार से जल में घुलनशील है।
इस प्रकार के विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। इनकी पूर्ति भोजन के द्वारा ही करनी पड़ती है क्योंकि वह शरीर में संश्लेषित नहीं हो पाते हैं। ये एक प्रकार से भोजन के माध्यम से ही आपके अंदर जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विटामिन ए के क्या काम है। विटामिन ए के कई काम हैं। देखिए, पहला काम, शरीर के उचित विकास और वृद्धि के लिए विटामिन ए आवश्यक होता है। दूसरी बात, शरीर वृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए विटामिन ए आवश्यक होता है। नेत्रों को स्वस्थ और कम रोशनी में समान दृष्टि बनाए रखने के लिए अति आवश्यक होता है। ये बात आप ध्यान रखिए। विटामिन ए जो होता है गाजर में, पके फलों में, पपीता में, इन सभी में पाया जाता है। क्लियर, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विटामिन ए की प्राप्ति का साधन बताएं। कहाँ से विटामिन ए हमको मिलता है। देखिए, मैंने आपको कई बार बताया था विटामिन ए की प्राप्ति के साधन। यह विटामिन पशु प्रदत्त वसा जैसे घी, दूध, दही, मक्खन, इन सब में पाया जाता है। अंडा, मांस, मछली का तेल, इन सभी में खूब अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। लेकिन अगर वनस्पतियों में देखें तो गाजर में, टमाटर में, गोभी में, लहसुन में, अन्य हरी पत्तेदार सब्जियों में, साग में, केला में, आम, पपीता, गाजर, इन सभी में पाए जाते हैं। कैरोटीन नामक तत्व होता है जो शरीर में विटामिन ए विशेष रूप से में बदलता है। कैरोटीन जो होता है, तो गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। क्लियर। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या बेटा। देखिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है जल में घुलनशील वह सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन है। इसमें लगभग 10 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। उपापचयी क्रियाओं में भाग लेने वाले सह एंजाइम तथा प्रमुख अंश यही विटामिन बनाते हैं। तो विटामिन बी जो होता है उसके B1, B2, B3, B5, B6, ठीक है, B12, ये सब विटामिन बी जो है कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। स्कर्वी रोग के कारण लक्षण विटामिन 2023 में प्रश्न पूछा गया, स्कर्वी रोग का लक्षण बताइए। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, यदि शरीर को यह कोलेजन का उत्पादन नहीं कर सकता है जिससे शरीर के ऊतक टूटने लगते हैं। विटामिन सी आयरन के अवशोषण में भी सहायता करता है। ताजे फल और सब्जियों ने के मिलने से विटामिन सी की कमी हो जाती है। अगर ना मिलने से, अगर सब्जियां, ताजे फल नहीं मिलते तो विटामिन सी की कमी हो जाती है। स्कर्वी रोग के लक्षण, देखिए विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता, बाकी सारे विटामिन दूध में पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है सामान्य कमजोरी हो जाती है, यानी कि अगर विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो सामान्य कमजोरी, और उस स्कर्वी रोग में बेसिकली स्कर्वी रोग में क्या होगा, सामान्य कमजोरी हो जाएगी, थका आपको खूब लगेगी, जोड़ों में दर्द होगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, एनीमिया रक्त की खून की कमी हो जाएगी, रक्त अल्पता एनीमिया को कहते हैं, मसूड़ों में सूजन आ जाएगी, खुरदुरी शरीर हो जाएगी, सूखे भंगुर बाल जी कर्करोग की तरह मुझे होते, कि आपको मुरझाए हुए लगते, मुड़े हुए आपको बाल हो जाएंगे एकदम से, जो गुल्टियान जैसे मुड़े हुए बाल तमाम प्रकार के हो जाएंगे, भूख कम लगेगी आपको। तो ये विटामिन सी यानी स्कर्वी के रोग होते हैं। ठीक है, कमी से। विटामिन सी की कमी से कौन कौन सी हानियाँ होती हैं। देखिए, विटामिन सी से बहुत सारी हानियाँ होती हैं। युवावस्था तथा प्रौढ़ावस्था में इसकी कमी से शरीर निर्बल हो जाता है। दूसरी बात, इसके अभाव में जोड़ों में दर्द होता है, कमजोरी और थकान लगती है। इसकी कमी से रक्त वाहिनियाँ दुर्बल हो जाती हैं, यानी खून बहाने वाली नसें होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। हल्की चोट से नसें फट भी सकती हैं। ठीक है, मसूड़े फूल जाते हैं, दांत कमज़ोर हो जाते हैं और अतिशीघ्र दांत जो होते गिरने लगते हैं। दांत बहुत जल्दी गिर जाए तो आप समझेंगे क्या कि विटामिन सी की कमी है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे एक गाना चला था भोजपुरी का, अगर आप लोगों ने ध्यान होगा, वैसे आप नहीं सुनते होंगे मुझे पता है, लेकिन एक गाना चला था, बड़ा फेमस गाना था बहुत पहले, कि दूबर पातर पियवा में विटामिन की कमी है। तो विटामिन की कमी से व्यक्ति दुबला पतला कमज़ोर हो सकता है कई विटामिन की वजह से। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, चूँकि विटामिन जो होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, वसा होती, प्रोटीन, ये सभी से एक प्रकार से शरीर आपका कमज़ोर हो जाता है। खनिज लवण किसे कहते हैं अथवा खनिज लवण क्या है। खनिज लवण जो होते हैं शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। खनिज लवण कोई एक पर्टिकुलर जो है तत्व नहीं होता है। खनिज लवण बेसिकली आपके तमाम सारे तत्व होते हैं, जैसे कि अगर बताऊं, कैल्शियम हो गया, दूध में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपका फास्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, पालक में पाया जाता है। तो ये सब जरूरी है। खनिज लवण शरीर की वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। शरीर में 19 से भी अधिक खनिज लवण होते हैं। ये सभी हमें भोजन से प्राप्त होते हैं और ये शरीर के निर्णायक तत्व की निर्माणक तत्व हैं, शरीर को बनाने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न, सोडियम के प्रमुख कार्य। सोडियम एक खनिज लवण है। सोडियम का प्रमुख काम है शरीर में क्षार और अम्ल का संतुलन बनाता है। ठीक है, सोडियम यह शरीर में जल का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। सोडियम जो होता है वो जल के माध्यम कि नमक के माध्यम से हम लोग लेते हैं। सोडियम, नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl, जो हम लोग खाते हैं सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम से एक प्रकार से हमको घेंघा रोग नहीं होता। अगर सोडियम की कमी हमारे शरीर में हो गई तो घेंघा रोग हो जाता है, यानी आयोडीन जिसको आप बोलते हैं, आयोडीन।
आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन भोजन में अजैविक आयोडाइड और जैविक मिश्रण के रूप में मिलता है। भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग को गलगंड यानी कि घेंघा कहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आ चुका है, मानव विकास की अवस्थाएं क्या हैं? 2023 में प्रश्न पूछा गया। देखिए, सामान्यतः विकास की 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहली अवस्था है शैशवावस्था, जो जन्म से लेकर के 2 साल तक रहती है, शैशवावस्था। ठीक है। बाल्यावस्था दूसरी होती है, 2 साल से लेकर के 12 साल तक बाल्यावस्था रहती है। तीसरी आती है किशोरावस्था, 13 साल से लेकर के 18 साल की अवस्था किशोरावस्था कही जाती है, एडोलसेंस। ठीक है। और ये होती है आपकी प्रौढ़ावस्था, अगली चौथी अवस्था। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था जो 19 साल से 40 साल तक रहती है, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था। इसके बाद में मध्य प्रौढ़ावस्था आती है 40 से 60 वर्ष तक, और उत्तर प्रौढ़ावस्था इसके बाद में आती है 60 साल से लेकर के मृत्यु प्रत्यय, जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता तब तक चलती रहती। तो इस तरीके से ये मानव विकास की अवस्थाओं को आप बांट सकते हैं। फिर से ध्यान रखेंगे, पहली अवस्था बच्चा पैदा हो जन्म लिया तो जन्म से 2 साल तक का उसकी शैशवावस्था है। फिर 2 साल से लेकर के 12 साल तक बाल्यावस्था। ठीक है। फिर 13 साल से लेकर के 18 साल तक किशोरावस्था। और फिर किस प्रौढ़ावस्था को 3 खंड में आप बांटिए। ठीक है, एक प्रारंभिक और एक मध्य और एक उत्तर। ठीक है, यानी प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था 19 साल से 40 साल तक, मध्य प्रौढ़ावस्था आपका 40 से 60 साल तक। ठीक है, 20-20 वर्षों तक, और उत्तर प्रौढ़ावस्था 60 साल से लेकर के आपका जब तक आपकी मृत्यु ना हो जाए तब तक। ये प्रौढ़ावस्था के 3 पार्ट हो गए। क्लियर ये बात। अब शैशवावस्था क्या है, इसको समझते हैं बेटा। शैशवावस्था, देखिए शैशवावस्था यह अवस्था जन्म से 15 दिन बाद शुरू होती है, होकर के 2 साल तक मानी जाती है। यह अवस्था बालक के जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। इसी अवस्था में शिशु के भविष्य की विकास की नींव पड़ती है। इस अवस्था में विकास तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में बच्चा चलना, बोलना, ठोस आहार ग्रहण करना, ठोस मतलब कि जैसे कि पहले दूध ही पीता माता का, तो बाल्यावस्था में मतलब किशोरावस्था में बच्चा जो होता है ठोस आहार लेना भी सीखता है। संवेग यानी इमोशंस भी उसके अंदर धीरे धीरे आने लगते हैं। सामाजिकता, विसर्जन क्रियाओं पर नियंत्रण, यानी विसर्जन क्रिया मतलब होता है जैसे कि मल मूत्र त्यागने का भी उसको भान हो जाता है। पहले वो बेड पर ही एक प्रकार से मल मूत्र त्यागन कर देता है बच्चा, लेकिन धीरे धीरे करके शैशवावस्था में ही वो कंट्रोल पाना शुरू कर देता है अपने विसर्जन के अंगों पर। तो इस तरीके से ये तमाम प्रकार के अवस्थाएं, शैशवावस्था, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। 2022 में प्रश्न पूछा गया, ऐसे आप लिख सकते हैं। विकासात्मक कार्य से आप क्या समझती हैं, बताएं। या विकासात्मक कार्य क्या है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, विकासात्मक कार्य शब्द की शुरुआत रॉबर्ट हैविंगर्स ने 1950 ईस्वी में करी थी। एक विकासात्मक कार्य वह होता है जो व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित अवधि में या उसके आसपास अनुमानित रूप से लगातार उत्पन्न होता है। उनका मानना था कि अधिगम जीवन के लिए बुनियादी है और जीवन प्रयत्न सीखा जाता है। विकास की विभिन्न अवस्थाओं हेतु विकासात्मक कार्य अलग अलग होते हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से विकासात्मक कार्य यानी मनुष्य जैसे जैसे कोई चीज़ आगे बढ़ता है तो सीखता जाता है। ठीक है, विकासात्मक कार्य वही होता है बेसिकली। ठीक है। शैशवावस्था के विकासात्मक कार्य क्या हैं? शैशवावस्था में कई प्रकार का विकास होता है बच्चों में। ठीक है, पूर्वशालीय उम्र के विकासात्मक कार्य, या शैशवावस्था को पूर्वशालीय विकास अवस्था भी कह सकते हैं। शैशवावस्था के विकासात्मक कार्य निम्नलिखित है। पहली बात तो बच्चा चलना सीखता है, ये भी एक विकासात्मक कार्य है शैशवावस्था में। दूसरा काम, भोजन में ठोस पदार्थ को ग्रहण करना सीखता है बच्चा, ये भी एक विकासात्मक कार्य है। इसके अलावा भाषा को सीखता है, ये भी एक विकासात्मक कार्य है। चौथा, शारीरिक स्थायित्व प्राप्त करता है, ये भी एक अपने आप में क्या है, एक विकासात्मक कार्य है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य बताएं। बाल्यावस्था में कौन कौन से विकास होते हैं मनुष्य में? बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य कई सारे, जैसे कि साधारण खेलों के लिए बच्चे आवश्यक शारीरिक कौशल सीखते हैं, यानी कि कोई खेलना हुआ तो खेलना कैसे है इसके बारे में जानते हैं बच्चे। इसके अलावा अपनी आयु के साथियों के साथ चलना सीखना, ठीक है, अपने आयु के साथ बच्चों के साथ उठना बैठना तौर तरीका, ये सब सीखते हैं। सामाजिक समूहों और संस्थानों के प्रति अभिवृत्तियों का विकास भी बच्चों के अंदर होने लगता है इसी दौरान, यानी कि ये सब विकास जो होता है बच्चों में होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। नवजात के लिंग निर्धारण कैसे करेंगे? नवजात मतलब कि छोटे बच्चे का लिंग कैसे पहचानेंगे कि महिला है कि पुरुष है? 2023 में प्रश्न पूछा गया है। देखिए, नवजात के लिंग निर्धारण का अर्थ होता है लिंग में भिन्नता, जिसके द्वारा हम शिशु के स्त्री या पुरुष होने का ज्ञान प्राप्त करते हैं कि वह स्त्री है या पुरुष है, यानी लड़का है कि लड़की है, इसको हम जान पाते हैं। ठीक है, जब स्त्री का X गुणसूत्र पुरुष के X गुणसूत्र से मिल जाता है तो एक लड़की का जन्म होता है, और जब स्त्री का X गुणसूत्र पुरुष के Y गुणसूत्र से मिल जाता है तो एक लड़के का जन्म होता है। सेक्स क्रोमोसोम से भी
से ही बच्चे का लिंग निर्धारण होता है, ये बात ध्यान रखें। यानी कि नवजात का हम ऐसे पता चल जाते हैं, ये देखें 1 मिनट जैसे देखें, समझने का प्रयास करें। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको समझाने जा रहा हूँ। पुरुष में जो होता है, देखिए पुरुष का जो गुणसूत्र होता है 23 जोड़े दोनों में होते हैं, और महिला, इन दोनों का जो क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र दोनों का एक प्रकार से अलग अलग होता है। जैसे पुरुष में आपका X और Y 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं, महिला में X और X यानी कि ये गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, ये पुरुष का गुणसूत्र है और ये महिला का गुणसूत्र है। अब इसमें से मान लेते हैं पुरुष का शुक्राणु जो है जा करके महिला के अंडाणु से मिला, संभोग की क्रिया हुई, उसके बाद में पुरुष का जो एक प्रकार से X का जो गुणसूत्र था वो महिला के X अंडाणु से मिला, यानी ये X जा करके इस X के मिलेगा तो क्या बन जाएगा, XX बनेगा, यानी क्या होगी, लड़की पैदा होगी। क्या पैदा होगी भैया, लड़की पैदा होगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर यही X जाकर के किससे मिले, यही X बेटा जाकर के किससे मिलता है, यही X इस वाले X से मिलेगा, तब भी क्या होगा, तब भी क्या पैदा होगी, तब भी आपकी लड़की ही पैदा होगी, यानी कि लड़की पैदा होगी। लेकिन इसके ठीक विपरीत आप देखेंगे, अब जब ये Y गुणसूत्र मान लेते हैं, पुरुष का Y गुणसूत्र निकला और जाकर के X से मिला, तो क्या बनेगा आपका यहाँ पर XY बन जाएगा, यानी कि YX या XY। ठीक है, तो क्या बनेगा, लड़का हो जाएगा। ठीक है, लड़का बनेगा। और फिर यही Y जा करके इस वाले X से मिलेगा दूसरे वाले से, तब भी आपका XY ही बनेगा, तब भी आपका क्या बनेगा, तब भी आपका लड़का पैदा होगा। यानी कि 50% किसी भी स्त्री पुरुष के संभोग के बाद में लड़के होने की संभावना और 50% ही लड़की होने की संभावना होती है। ठीक है, बशर्ते अब होता क्या, कभी कभी X गुणसूत्र मनुष्य में, पुरुष में वही ज़्यादा हावी हो जाता है, वही जा करके अंडाणु से मिल जाता है, तो उससे लड़की होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, और लड़का जो कि Y अगर जाएगा तो लड़का होगा, X जाएगा तो लड़की होगी, सिंपल से फंडा है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा जो किस तरीके से लिंग निर्धारण होता है, इसका आप स्ट्रक्चर ये समझा सकते हैं बना करके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चले आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चले, तो इस तरीके से लिंग निर्धारण होता है कि महिला है कि पुरुष है बच्चा। ठीक है, नवजात का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न आप देखेंगे। चलिए, प्रश्न आ चुका है, प्रसव के प्रकार। प्रसव माने होता है बच्चे को जन्म देने का जो तरीका होता है, उसी को प्रसव कहते हैं। तो प्रसव के कई प्रकार होते हैं। देखिए, जन्म लेने के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है प्राकृतिक या सामान्य जन्म, की बच्चा एक प्रकार से योनि मार्ग से बाहर आता है, वो होता है आपका प्रसव का एक सामान्य तरीका। ठीक है, ये बात है, क्या होता है, प्रसव का सामान्य तरीका होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके, ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। थोड़ा सा चेहरा करिया आ रहा था तो हमने सोचा इसको गोरहर कर दें। चले, दूसरा होता है औजार की सहायता से जन्म लेना, यानी किसी औजार का प्रयोग करके जब बच्चे का जन्म करवाया जाता है, तो होता है दूसरा तरीका। तीसरा होता है उल्टा या ब्रीच जन्म, यानी कभी कभी बच्चे उल्टा पैदा होते हैं। ठीक है, चौथा होता है आड़ा जन्म। ठीक है, तो ये कई जन्म होते हैं, मतलब कि बच्चे के आजकल तो सिजेरियन प्रसव या जो है ऑपरेशन के माध्यम से जो होता है वो सबसे ज़्यादा होने लगा है। पांचवा होता है शल्य क्रिया के द्वारा जन्म और फाट सेप जन्म। तो ये सब जन्म के प्रकार हैं, 5-6-7 प्रकार के जन्म करवाए जाते हैं बच्चों के। ठीक है, जिनमें से जो है शल्य क्रिया के द्वारा जो जन्म होता है ऑपरेशन विधि के द्वारा, वो सबसे बेटर या सबसे ज़बरदस्त आज के युग में चल रहा है। अगला प्रश्न, प्रसव किसे कहते हैं। देखिए, गर्भावस्था के पश्चात माता के गर्भाशय से पूर्ण विकसित शिशु के बाहर आने की प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। इस प्रक्रिया में जब अंतिम रजोधर्म के प्रथम दिन से 40 सप्ताह या 280 दिन के बाद गर्भावस्था पूर्ण हो जाती है, तब परिपक्व होने पर गर्भ कुछ हार्मोनल संकेत देता है और उसके बाद में प्रसव होता है, यानी कि बच्चे का जन्म होता है। ये बात आप ध्यान रखें। 280 दिन की अवस्था मानी जाती है एक सामान्य अवस्था, यानी कि 9 महीना। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में व्यक्तित्व विकास, यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट बाल्यावस्था में कैसी होती है। देखें, बाल्यावस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। व्यक्तित्व विकास में विद्यालय का बहुत अधिक योगदान होता है। बालक विद्यालय में खेल समूह के द्वारा टोली का निर्माण कर लेते हैं और वे टोली के साथ खेलना पसंद करते हैं तमाम बच्चों के समूह में। इसके साथ ही बालक विरोध भी करते हैं एक दूसरे का, कभी कभी संघर्ष भी करते हैं, एक दूसरे का कंपटीशन भी करते हैं और इन सभी का मुकाबला आक्रामक ढंग से करना सीखता है। बालक में नैतिक पक्ष का विकास भी यही समय प्रारंभ होता है बाल्यावस्था में। वो मोरलिटी को सीखता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब जानता है। ठीक है, बालक में खान पान वस्त्र संबंधी रुचियाँ बदलने लगती हैं। रुचियाँ बालक के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो इस तरीके से बाल्यावस्था में व्यक्तित्व विकास होता है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। संज्ञानात्मक विकास, ठीक है,
देखिए, संज्ञानात्मक विकास को मानसिक विकास भी कहते हैं, मेंटल डेवलपमेंट, जो बुद्धि का एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है, जिसमें मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। बालक का संज्ञानात्मक विकास जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। बच्चा जो सीखता है, जानता है, उसके समझने की, बोलने का कौशल, ये सब एक प्रकार से वो होता है। ठीक है। वृद्ध अवस्था क्या होती है? देखिए, उत्तर प्रौढ़ावस्था को वृद्ध अवस्था भी कहते हैं। 60 वर्ष के बाद से प्रारंभ होती है और यह निरंतर शारीरिक विघटन की ओर ले जाने वाली अवस्था होती है। इस अवस्था में मानसिक शक्तियाँ प्रभावित होती हैं। 60 वर्ष के बाद प्रारंभ होती हैं और मृत्यु तक चलती रहती हैं। इसी अवस्था को उत्तर प्रौढ़ावस्था के नाम से जानते हैं या वृद्धावस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो जिन बच्चों को हमसे जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। मैंने बताया था 91 61 93 60 62 पर आपको SMS करना है और जिन बच्चों को हमारे साथ जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। ठीक है। अपना नाम, अपना यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा। आपको ये PDF सेंड कर, ये PDF नहीं बल्कि इसके अलावा लगभग आपके 8-10 PDF और हैं होम साइंस के, वो सब आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ें सेंड कर दी जाएंगी, जिसमें आपको MCQs भी मिलेंगे। ठीक है। MCQs के साथ साथ आपको लिखित यानी कि इस तरीके के भी लिखेंगे। कुल मिलाकर के आपको दोनों टाइप के मॉडल पेपर मिल जाएंगे और इसमें 100 रुपये में आपको सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, यानी कि आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट कर देने होंगे। उसके बाद में आपको सभी सब्जेक्ट का कोर्स दे दिया जाएगा, यानी सभी सब्जेक्ट को मात्र 100 रुपीज़ में फर्स्ट सेमेस्टर का पढ़ाया जाएगा, जिसमें को करिकुलर भी शामिल रहेगा। ये बात आप ध्यान रखें। क्लियर। आगे बढ़ते हुए चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका, किशोर अवस्था क्या होती है? किशोर अवस्था, एडोलसेंस। किशोर अवस्था वह अवस्था है जो बालक की परिपक्वता की ओर ले जाती है। बालक को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिपक्वता तक बालक किशोरावस्था के अंत तक पहुंच जाता है। ठीक है। निषेचन क्या होता है? देखें, नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है। जब जो नर होता है, पुरुष होता है, उसका शुक्राणु मादा के अंडाणु से जाकर के मिल जाता है, तो उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन बोला जाता है। यानी कि मनुष्य ने, कोई लड़का लड़की है या कोई पुरुष महिला है, आपस में सेक्स करते हैं, तो सेक्स के बाद में जो पुरुष का वीर्य होता है वो अंदर जाता है। जब उसके बाद में वो जो शुक्राणु होता है, वीर्य होता है, उसका उसमें शुक्राणु पाए जाते हैं, छोटे छोटे, बहुत महीन, उसको आपको नंगी आंखों से नहीं दिखेंगे। वो महिला के अंडाणुओं से मिलते हैं, जिसको इसमें गुणसूत्र होते हैं, XY मैंने आपको बताया था। तो वही प्रक्रिया जब महिला का अंडाणु से पुरुष का जो एक प्रकार से शुक्राणु मिलता है, तो वही क्रिया निषेचन कहलाती है। निषेचन का अर्थ होता है गर्भधारण होना। ठीक है। निषेचन की क्रिया होती है जिसे अंतः निषेचन भी कहते हैं। जन्म से पूर्व की अवस्था क्या है? अगला प्रश्न आ चुका, जन्म से पूर्व की अवस्था। जन्म से पहले माता के गर्भ में भी अवस्थाएं होती हैं। वह अवस्था गर्भाधान प्रक्रिया से प्रारंभ होकर के शिशु जन्म की अवस्था तक मानी जाती है। इस अवस्था को 3 उपभागों में बांटा जा सकता है। पहला है बीजावस्था या डिम्बावस्था, दूसरा है भ्रूण अवस्था, जब बच्चा भ्रूण यानी मनुष्य का आकार लेने लगता है, और तीसरा है गर्भावस्था। ठीक है। तो इस तरीके से 3 अवस्था है। अगला प्रश्न है, बालक के विकास में वातावरण के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। देखिए, बालक के विकास में वातावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। पारिवारिक वातावरण बालक के विकास को सर्वाधिक प्रभावित करता है। भौतिक वातावरण में बालक का रहन सहन, भोजन, वस्त्र, हवा, पानी आदि बालक के विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। सामाजिक वातावरण के अंतर्गत परिवार, पड़ोस, विद्यालय भी बालक के विकास को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और बालक को प्रभावित करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, विकास के सिद्धांत क्या है बताएं। देखिए, विकास के प्रमुख नियम अथवा सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है, विकास एक निश्चित क्रम में होता है, निश्चित क्रम में से होता है, ऐसे उठपटांग विकास नहीं होता, निश्चित क्रम से विकास होता है। दूसरी बात, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यानी आप एक सामान्य पुरुष के रूप में पैदा होते हैं, लेकिन एक विशिष्टता की ओर आपका विकास होता है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, यानी लगातार विकास, जब से आप पैदा हुए हैं तब से लेकर के जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक आपका विकास होता रहेगा। चौथी बात, विकास प्रतिमानों में व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। पांचवी बात, प्रत्येक विकास की अवस्था के विशिष्ट गुण होते हैं, यानी अलग अलग अवस्था में विकास अलग अलग क्वालिटी का होता है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में सह संबंध होता है, यानी कि जैसे बाल्यावस्था का किशोरा से, किशोरावस्था का प्रौढ़ा से, इन सभी से आपस में संबंध होता है। विभिन्न अवस्थाओं में विकास की गति अलग अलग होती है। ठीक है। ये सब ध्यान रखेंगे, ये सब पॉइंट को बहुत बारीकी के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ और समझ में आ रहा होगा, बहुत सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ। डिम्ब ग्रंथियाँ क्या हैं बताएं। देखिए, इसका दूसरा नाम अंडाशय होता है डिम्ब ग्रंथियों का। यह बादाम की गिरी के आकार की 2 संरचनाएं होती हैं जो श्रेणी गुहा में गर्भाशय के दाईं और बाईं ओर स्थित होती हैं। इनकी लंबाई लगभग 2.2 सेंटीमीटर और गोलाई लगभग 1.1 सेंटीमीटर की होती हैं। इसी को बोलते हैं डिम्ब ग्रंथियाँ।
गर्भावस्था क्या होती है? देखिए, डिंबावस्था निषेचन से लेकर के दूसरे सप्ताह तक रहती हैं, जबकि भ्रूणावस्था निषेचन के 2 सप्ताह से लेकर के 2 माह तक के अंत तक की अवस्था कही जाती है, और गर्भावस्था 2 महीने से लेकर के शिशु के जन्म तक की अवस्था को गर्भावस्था कहा जाता है। तो 3 अवस्थाएं जो माता के जन्म में होती हैं, मतलब जन्म से पहले बच्चे के। भ्रूणावस्था, भ्रूणावस्था जो होती है 2 सप्ताह से लेकर के 2 महीने तक रहती है, ठीक है। और जो डिंबावस्था होती है वो निषेचन से लेकर के, यानी अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से लेकर के दूसरे सप्ताह तक, यानी 2 सप्ताह तक आपकी किस डिंबावस्था, फिर भ्रूणावस्था 2 सप्ताह से 2 महीने तक, फिर 2 महीने से लेकर के 9 महीने की अवस्था जो होती है, यानी वो आपकी अवस्था होती है, यानी जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता तब तक की अवस्था जो होती है उसी को बोलते हैं गर्भावस्था। अतः इन तीनों विकास की अवस्थाओं को लेकर के गर्भ के 9 महीने में होने वाले विकास को भ्रूण का विकास कहा जाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप लोग तमाम प्रश्नों को जान पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका बेटा। प्रश्न गृह विज्ञान में सीबी गोपालन का क्या योगदान है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, गोपालन ने पोषण विज्ञान पर बहुत काम किया है, बहुत शोध किया है। इन्होंने एकीकृत बाल विकास सेवाओं पर विशेष काम किया है गोपालन जी ने। मिड डे मील कार्यक्रम, जिसको मध्याह्न भोजन, जो प्राइमरी स्कूलों में जो भोजन वगैरह दिया जाता है दोपहरिया का, योजना पर अपना बहुमूल्य योगदान दिया इन्होंने। जेम्स ग्रियर्सन ने 1826 में तथा सीबी गोपालन ने 1946 में बर्निंग फीट सिंड्रोम पर कार्य किया था, जिसके कारण से इस बीमारी को जो है ग्रियासनी, यानी गोपालन सिंड्रोम, ग्रियासनी चूँकि इन्होंने किया था इसलिए ग्रियासनी, और चूँकि गोपालन ने किया 1946 में इसलिए इनको गोपालन सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें अपनी सेवाओं के लिए पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुका है गोपालन जी को, सीबी गोपालन को। गोपालन पोषण विज्ञान पर अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित कर कुपोषण से बचने के उपायों को जनमानस तक पहुँचाने में अपना योगदान देते हैं। 2019 में गोपालन को लिविंग लीजेंड पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मरणोपरांत इनके भारत में इन्हें इनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इनको दिया गया, ठीक है। मरने के बाद में इनको मिला, यानी कि बहुत ही फेमस विद्वान रहे हैं, बहुत ही फेमस व्यक्ति रहे ये। इन्होंने योगदान दिया है बहुत ज़्यादा किसमें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न एस.के. डे का परिचय दीजिए तथा इनके गृह विज्ञान में योगदान का वर्णन कीजिए। देखिए, एस.के. डे एक बहुप्रतिभा संपन्न वैज्ञानिक, लेखक तथा समाज नियोजक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इनका जन्म 13 सितंबर 1906 ईस्वी को बांग्लादेश के एक गांव में हुआ था। इनकी उच्च शिक्षा अमेरिका में हुई थी। एम.के. डे ने जीवन भर ग्रामीण विकास के लिए कार्य किया। ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे। इनका देहांत 1989 ईस्वी में हो गया था। किसका? एम.के. डे का। सामुदायिक विकास के क्षेत्र में एम.के. डे ने बहुत काम किया है। एम.के. डे का मानना था कि समुदाय स्वयं अपना विकास कर सकता है, उसे सरकार को माई बाप मान करके उस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उसके अनुसार मतलब किनके अनुसार? उनके अनुसार, एम.के. डे के अनुसार सामुदायिक विकास के लिए तीनों बातों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। ये बातें या कारक हैं, खास करके क्षेत्र का विकास किया जाए, पहली बात। सहयोगात्मक प्रशासन, और तीसरा होता है व्यक्ति और समुदाय का विकास करना। ये 3 बातों पर क्या क्या? क्षेत्र का विकास करना सबसे पहली बात, दूसरी बात सहयोगात्मक प्रशासन, और तीसरी बात है व्यक्ति और समुदाय का विकास करना। एम.के. डे ने अपना प्रथम सामुदायिक विकास प्रोजेक्ट सन 1948 में उत्तर प्रदेश के इटावा क्षेत्र में प्रारंभ किया, और इसके बाद सन 1952 से 55 के दौरान सामुदायिक विकास के प्रोजेक्ट पूरे देश में इन्होंने अपनाए, मतलब इनके द्वारा जो चलाया गया था उसको अपनाया गया। इस तरीके से एम.के. डे का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जिन बच्चों को एक प्रकार से ये आपने देख लिया, तो खाद्य पोषण स्वच्छता जो आपका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर है, जो कल यानी कि 5 तारीख को, 6 तारीख को, 8 तारीख को, 11 तारीख को अलग अलग विश्वविद्यालय का लगा हुआ है, उन सभी के लिए मैंने ये दे दिया लेक्चर। इसके अलावा को करिकुलर मास्टर पर कई लेक्चर अवेलेबल हैं, तो आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में 100 क्वेश्चन बताए गए हैं जो कि एक प्रकार से आपके लिए बहुत जरूरी है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूं। खाद्य पोषण और स्वच्छता जो है, यानी कि फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, ये बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए जरूरी है, और सभी यूनिवर्सिटी में एक प्रकार से ये क्वेश्चंस आते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बीए बीएससी बीकॉम
कि प्रथम सेमेस्टर में है तो को करिकुलर के रूप में, अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में शामिल है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। मैंने आपको सब चीज़ बताया, आपको गृह विज्ञान आज पढ़ा दिया और लगभग इससे बाहर आपको कुछ आने वाला है नहीं। तो अगर आपने आज का वीडियो देखा है तो आप निश्चित तौर पर अच्छा करके आएंगे। अब आप कमेंट करके बताओ कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पर है। आपने एक ही वीडियो में संपूर्ण सिलेबस को कवर कर लिया, 8 इकाइयों से बनने वाले प्रश्नों को जान लिया। क्या ये बेटर था आपके लिए? बेटर था तो कमेंट करके जरूर बताएं कि शुक्ला जी आपने जो किया हमारे लिए बहुत अच्छा किया। जब आप कमेंट करते हैं तभी आप हमारे एक प्रकार से स्टूडेंट अच्छे माने जाते हैं या फिर हमको मोटिवेशन मिलता है। तो हमने आपको मोटिवेशन दिया एग्जाम से पहले कि एग्जाम देकर के आप अच्छा करें, आएँ। तो आप भी हमको मोटिवेशन दीजिए ताकि मैं और भी सब्जेक्ट के ऐसे ही वीडियोस ला सकूं। ठीक है, वैसे सभी सब्जेक्ट के ऐसे वीडियोस कई आ चुका हूं, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।